Good morning, all the viewers, and welcome to all. कुछ छूटे हुए प्रश्न का उत्तर पहले देंगे, उसके बाद एक खास टॉपिक पर आज बात करेंगे। छूटा हुआ प्रश्न में था शिवम आनंद का। शिवम आनंद का जो मेन प्रश्न था उसका जवाब हमने दे दिया है। अब उन्होंने लिख करके बहुत डिटेल में भेजा है और बहुत डिटेल में भेजा है। उसमें उन्होंने जो प्रश्न लिखा है, प्रश्न के साथ साथ उसी में आंसर भी मिला हुआ है, इसलिए एक बार एक्सप्लेन कर देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हम प्रश्न को पढ़ते हैं। हालांकि देखिए, सभी लोग से कहते हैं कि अगर लंबा रहे तो आप इस तरह से लिखिए, हालांकि इनका बहुत लंबा है, फिर भी हम इंटरटेन कर रहे हैं क्योंकि साफ साफ टाइप किया हुआ है और प्रिंट निकाल के पढ़ने में हमको बहुत आसानी है। तो इसलिए अगर इस तरह का अगर आप लोग भेजिएगा कोई बड़ा प्रश्न और उसको शॉर्ट में फैक्ट लिखिएगा और टाइप किया हुआ रहेगा और हमारे पास टाइप किया हुआ कब भेजिएगा, साफ कॉपी भेजिएगा तो साफ प्रिंट निकलेगा तो आसानी होगी। अब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने जो प्रश्न किया है, उन्होंने सबसे पहले लिखा है खतियानी विवरण, खाता 117, खेसरा 2259, 41 जिसमें लालू शाह जागीर खिदमती। जैसे जैसे इसका क्या मतलब है यहीं पर हम बोलते जाते हैं। जागीर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। जागीर एक ग्रांट होता है जो जमींदारी के समय में जमींदार विभिन्न प्रकार के कामों के लिए लोगों को दिया जाता है। तो खिदमत का मतलब होता है सेवा करना, नौकरी, नौकर चाकर जो सेवा करता है, काम करता है, कमियां भी बोलते हैं। तो खिदमत में जमींदार के यहाँ जो सेवा कर रहा है, अपना सर्विस दे रहा है, उसके एवज में जमींदार लोग उसको ज़मीन देता था तो उसको जागीर बोला जाता था। और चूँकि सेवा करने के एवज में दिया गया इसलिए उसको जागीर खिदमती कहा गया। तो लालू शाह जो था ये खिदमतगार था जमींदार का, इसलिए उसको 41 डिसमिल मिला। तो ये ज़मीन इसका पक्का माना जाएगा। खतियान में अगर ऐसा एंट्री है तो इसका ई हेरिटेबल भी है और ट्रांसफरेबल भी है। उसके बाद खाता 130, खसरा 2324, 24 डिसमिल। इसमें लिखा हुआ है गैरमजूरो आम जियर अस्यान। अस्यान नहीं होगा, जियर स्थान होगा। कोई देवी देवता का कुछ होता होगा वहाँ पर, इसलिए उस नाम से है। तो गैरमजरूआ आम का मतलब हुआ कि गैरमजरूआ के बारे में आप जानते हैं, जिसकी खेती नहीं होती। कोई स्थान रख दिया गया, स्थानीय देवी देवता जिसको लोग मानते हैं। कहीं कोई पिंडी रहता है, कहीं देवी का रहता है, कहीं ढेलवा गोसाई रहते हैं, कहीं कोई तरह तरह का लोकल नाम रहता है, किसी संत महात्मा के नाम से, ये किसी देवी देवता के नाम से। तो उसको जियर स्थान बोलते हैं, उसी को अस्यान लिख दिया है। अस्यान लिखने में गलती हुआ होगा या पढ़ने में गलती हुआ, जियर स्थान होगा। तो जियर होगा कोई स्थानीय पूर्वज होंगे किन्हीं के, उसमें से कोई संत महात्मा टाइप के होंगे, उन्हीं के नाम पर या कोई देवी देवता के नाम पर ये जियर स्थान रहा। तो ये ज़मीन जो है जिस देवी देवता के नाम पर है उसी का वो माना जाएगा। और गैर मजरूआ है और आम है तो इसका मतलब वो पब्लिक का है, वहाँ पर पब्लिक को आने जाने पूजा पाठ करने का अधिकार है। उस स्थान पर जो रीति रिवाज है, वहाँ का कस्टम है, उसके हिसाब से चलेगा। इस खतियान का एंट्री यही हुआ। तीसरा खाता है 128, खसरा है 2394, 22 डिसमिल, 2395, 15 डिसमिल, 2405, 21 डिसमिल, कुल 58 डिसमिल। इकोनोगीर गोसाई, गोनोगीर गोसाई और शिवोत्तर लिखा हुआ है। गोसाई ब्राह्मण में भी गोसाई होते हैं लोग, और शिवोत्तर लिखा हुआ है। तो ये गोसाई जी के नाम में इसलिए दिया हुआ है कि शिव मंदिर होगा या शिव जी का लिंग होगा, कहीं पर उसका पूजा पाठ ही करते होंगे, या शिव भगवान शिव के नाम से ये सब जमीन दिया गया जमींदार के द्वारा, तो वो शिवोत्तर कहला गया। देवी देवता के नाम में दिया जाता है उसको देवोत्तर कहा जाता है। ऐसे किसी देवी देवता के नाम में दिया देवोत्तर, भगवान शिव के नाम से है तो शिवोत्तर, ब्रह्मा के नाम से है तो ब्रह्मोत्तर, ब्राह्मण के नाम से है ब्रह्मोत्तर। इसी तरह से ये भी एक ग्रांट है। तो ये गोनोगीर गोसाई ये इसके होंगे, पुजारी होंगे, सेवा टहल करने वाले होंगे, तो इन्हीं का देखभाल करने का इनका अधिकार रहा। लेकिन इस शिवोत्तर हुआ जो भगवान शिव का जमीन हुआ, इस पर गोनोगीर गोसाई को जन्म जन्मांतर पूजा पाठ करने का या उनके वंशज का पूजा पाठ करने का, उसका उपयोग करने का और भगवान शिव के सेवा में लगाने का जो भी
चला आ रहा है कस्टम रीति रिवाज, उससे करने का उसका अधिकार माना जाएगा। इस पर और किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। अब आगे लिखते हैं 14/3/1938 को खाता 128 के वंशज मुकर्रीदार के पास आकर कहते हैं कि मालिक, हमारा ज़मीन हमारे घर से दूर है और हमारा ज़मीन आपके ज़मीन बकास से सटा हुआ भी है, अतः आप लोग अपने हमारे घर के पास के ज़मीन से बदल लीजिए। इसके पश्चात एक बदलनामा हुआ जिसमें खाता 128 खसरा 2394, 22 डिसमिल 2395, 15 डिसमिल और 24/5 21 डिसमिल कुल 58 डिसमिल मुकर्रीदार का हुआ। मुकर्रीदार के खास दखल की भूमि खाता 117 खसरा 1259 41 डिसमिल, खाता 130 खसरा 2324 16 डिसमिल कुल 57 डिसमिल गोसाई जी का हुआ। तो अगर ऐसा बदलाइन उन्होंने किया है तो बदलाइन होना चाहिए, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो वैलिड होगा। अब कैसा है इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन अगर बदलाइन सही है, बदलाइन के हिसाब से कब्जा दखल में आ गए तो वो बदल गया। अब जो इनको गोसाई जी को मिला 57 डिसमिल, वो चला गया उस जमींदार के बकास से बदल, और जमींदार वाला बकास जो है वो अब माना जाएगा कि उससे उत्तर जमीन होगा। बदलाइन के आधार पर, खतियान के आधार पर कुछ था और बाद में ये 1938 में ऐसा हुआ, तो ये भी वैलिड है, ऐसा हो सकता है, बदलाइन हो सकता है। अब बदलाइन को अगर कोई चैलेंज करेगा कि बदलाइन करने का कोई कारण नहीं था और किसी खास उद्देश्य से नहीं किया गया, मनमानी ढंग से गलत तरीका से किया गया, ये भगवान शिव का ज़मीन है, अगर ऐसा कोई चैलेंज करेगा अदालत में तो उसकी अलग सुनवाई होगी, उस पर अलग निर्णय होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई चैलेंज नहीं हुआ और ऐसा ही होते रहा, कब्जा दखल में चलते रहा, तो जो गोसाई जी को मिला 57 डिसमिल गोसाई जी को रह गया, और जो 58 डिसमिल मुकर्रीदार का था वो 58 डिसमिल मुकर्रीदार का हो गया। यानी कि करीब करीब 58-57 डिसमिल का बदलाइन हुआ, खाता प्लॉट बदल गया, बकास जमीन जो हो गया वो गोनोगीर गोसाई का शिवोत्तर जमीन हो गया, और जो गोनोगीर गोसाई का शिवोत्तर जमीन था वो चूँकि मुकर्रीदार के कब्जा में आ गया, तो मुकर्रीदार भी जमींदारे हुआ, पिछला लेक्चर में बता चुके हैं, तो उसका कब्जा हो गया। उक्त बदलाइन का एक पुराना कागज मुकर्रीदार के वंशज, यानी मुकर्रीदार के वंशज हमारे के पास उपलब्ध है, यानी कि जो प्रश्न करता है यही लोग मुकर्रीदार के वंशज हैं, यानी कि शिवम आनंद के पास उपलब्ध है, जो कि एक सामान्य कागज है जिसमें कि 2 गवाह का हस्ताक्षर, 1 गवाह का टीप अंगूठा का निशान और दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर और टीप अंगूठा का निशान दर्ज है। तो इसी तरह का रहता है बदलाइन का कागज, साधारण कागज रहता है। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो वैलिड है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो वैलिड नहीं है। फिर भी अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट 30 साल से पुराना है और उसी हिसाब से कब्जा दखल में चला रहा है तो वो अपने आप वो वैलिड हो गया, अब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उसके बाद फिर लिखते हैं नोट, खाता 117 चूँकि लालू शाह जागीर खिदमती बदलैन के पूर्व में ही छोड़ दिए थे, अतः मुकर्रीदार इस कारण खास दखल में थे। तब लालू शाह का ज़मीन भी उन्होंने छोड़ दिया तो मुकर्रीदार का हो गया, ये भी सही है। खाता 130 24 डिसमिल के 8 डिसमिल में जीयर थान था, जिसलिए शेष भूमि 16 डिसमिल मुकर्रीदार जोधपुर आबाद में था, तो उसमें भी जीयर स्थान में भी कुछ मुकर्रीदार के कब्जा में ही आ गया। तो चूँकि दोनों तरफ की ज़मीन लगान मुक्त ज़मीन थी, इसलिए कोई जमाबंदी या रसीद उस समय नहीं हुआ करता था, ये भी ठीक है। दोनों पक्ष शांतिपूर्वक दखल में रहे। आज़ादी के बाद कभी गोसाई जी बदलैन से प्राप्त ज़मीन बेच दिए, खाता 17 और 130 ज़मीन बेच दिए, जिसने खरीदा उसका आज जमाबंदी और रसीद है, और मुकर्रीदार के नाम से आज भी बदलैन से प्राप्त ज़मीन खाता 128 का जमाबंदी और रसीद है। शांतिपूर्ण दखल है, परंतु विशेष सर्वेक्षण कर्मी उक्त भूमि का सर्वे करने हमारे नाम से करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उक्त बदलैन निबंधित नहीं है। ये ठीक है, अब वो नहीं कर सकता है, कब्जा के आधार पर वो वैलिड है। आप अगर वो नहीं करता है विशेष सर्वेक्षण कर्मी, तो आप उनके उच्च पदाधिकारी के पास आवेदन दीजिए। अगर वैसा करने पर नहीं मानते हैं तो फिर आपको टाइटल सूट में जाना पड़ेगा, और अगर खतियान गलत बन जाएगा तो चैलेंज करना पड़ेगा। आप कब्जा में रहिए, रसीद कटाते रहिए, आपका ही वैलिड है। हम बता ही दिए हैं कि अगर
निबंधित नहीं है तो इनवैलिड माना जाता है, लेकिन बहुत पुराना दस्तावेज है तो कानूनी रूप से उसकी वैलिडिटी होगी, उसकी मान्यता हो गई दखल कब्जा के आधार पर। 12 साल से ज़्यादा से बदलाइन के आधार पर कब्जा में चले आ रहे हैं, तो जो जिस जमीन पर कब्जा में है और लगान दे रहा है, सरकार लगान दे रही है, तो उसको तीसरा व्यक्ति कोई चैलेंज नहीं कर सकता है और सरकार भी चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है, आगे मामला जहाँ से निपटे लेकिन आपके पक्ष में। चूँकि हमारा जमाबंदी और रसीद है, इससे आशंका निर्मित होता है कि मुकर्रीदार ने आज़ादी के बाद अंचल अधिकारी से लगान निर्धारण कराया होगा, पर चूँकि सन 1990 के आसपास अंचल में नक्सली अटैक हुआ, पुराना सारे कागजात जल गए। तो ठीक है, आप जान ही रहे हैं, जब ये रेंट फ्री ज़मीन था तो रेंट फ्री ज़मीन का रसीद कटाने के लिए लगान निर्धारण कराना जरूरी है, इसलिए लगान निर्धारण जरूर हुआ होगा और लगान निर्धारण के आधार पर ही रसीद कटा होगा। तो आप उसका खोज सकते हैं, साल के अंदाज से रेंट फिक्सेशन हुआ होगा 56 में ज़मींदारी गई, 55-56 में, तो 60 फुट के आसपास उसी समय हुआ होगा, तुरंत हुआ होगा, और नहीं तो बाद में भी हुआ होगा, 70 में 80 में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो उस साल का रेंट फिक्सेशन केस का जो रजिस्टर होता है वहाँ अंचल में या DCLR ऑफिस में जहाँ कहीं भी मिले या रिकॉर्ड रूम में मिले, वहाँ जा कर के खोजवाइए, तो उसमें कंपनसेशन केस नंबर मिलेगा, मौजा के नाम से, तौजी के नाम से और ज़मींदार के नाम से या मुकर्रीदार के नाम से, वो नाम से खोजवाइए। अगर कंपनसेशन रजिस्टर मिल जाता है तो रजिस्टर का भी नकल लेने से आपका काम चल जाएगा, उसमें लिखा रहेगा। अगर कहीं नहीं मिलता है तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, चूँकि रसीद आपका कट रहा है, रजिस्टर 2 में आपका नाम है, रजिस्टर 2 का नकल भी ले लीजिएगा तो उससे काम चल जाएगा। तो ये रहा शिवम आनंद का बहुत लंबा चौड़ा डिटेल प्रश्न है। उसी तरह से एक दूसरा प्रश्न है सुरेश शर्मा जी का। सुरेश शर्मा जी बराबर प्रश्न करते रहते हैं और बहुत टेक्निकल प्रश्न करते रहते हैं, चूँकि खुद विद्वान आदमी हैं और इंजीनियर होते हुए रिटायर्ड सर्विस से ये होकर के ये आर्बिट्रेशन का काम करते हैं। तो कोर्ट कचहरी से इनका वास्ता कम है, लेकिन कोर्ट के प्रोसीडिंग से वास्ता जरूरी है, और इस संदर्भ में बराबर कोर्ट में इनका आना जाना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मिलना जुलना रहा है, इसलिए इनका प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और हम कोशिश करते हैं कि प्रश्न का सही उत्तर दें। तो पहला प्रश्न इनका ये है कि अगर कोई गवाही हुआ है और गवाही के बाद दोबारा कोर्ट में गया है चीफ के लिए, तो फिर दोबारा ओथ के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ऐसा पूछने का कारण ये है कि आजकल किसी भी सिविल केस में या क्रिमिनल केस में जो गवाही होती है उसका नियम हो गया, खास के सिविल केस में स्टेटमेंट ऑन एफिडेविट बोलते हैं। पहले जो कोई कोर्ट में गवाही देने जाता है सिविल या क्रिमिनल केस में, तो जो गवाही देता है, गवाह शुरू में जो बोलता है उसको बोलते हैं चीफ। अब विरोधी पार्टी का वकील उससे पूछताछ करता है, उसको बोलते हैं जिरह। तो अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, और दूसरा हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन। और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो पक्ष गवाह को बुलाता है और वो पक्ष दोबारे फिर उसको कुछ पूछना चाहे तो उसको फिर बुलाता है, तो उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। तब 2-3 स्थिति बनती है शर्मा जी, इसलिए आप इसको समझिए कि आपका केस हम लिखने का, आपके प्रश्न लिखने के ट्रेंड से हम समझ रहे हैं कि आपका एविडेंस जो हुआ है गवाह का, विटनेस ऑन एफिडेविट। तो कोई साक्षी दिया, कोई किसी केस में, सिविल केस में कोई गवाह आया और उसने अपना एविडेंस दिया, यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ उसने लिख करके एफिडेविट के रूप में दिया। तो एफिडेविट तो स्टेटमेंट ऑन ओथ है ही है, उसी को एफिडेविट बोलते हैं। और उस दिन वो जमा कर दिया कोर्ट में, फिर दोबारे गया, तो दोबारे क्यों जाएगा, दोबारे जाएगा वो उसका जीरा होगा। बिना जीरा करके, क्योंकि एफिडेविट जिस दिन दाखिल किया उस दिन मान लीजिए किसी कारण से जीरा नहीं हुआ और दूसरे दिन हो गया, और दूसरे दिन फिर वही गवाह खड़ा हुआ कोर्ट में, तो अब तो जीरा जो है कोर्ट में रूबरू वकील पूछेगा, विरोधी पार्टी का वकील पूछेगा गवाह से, और गवाह जो उत्तर देगा वो हाकिम लिखेगा, उसी को क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं और उर्दू में उसको जीरा बोलते हैं। तो जीरा हो गया तो जीरा पर बयान होगा। तब बयान जो देगा उस समय क्या होगा, एफिडेविट दोबारे करने गया, यानी कि जीरा के लिए वही गवाह जिसका एफिडेविट ऑन ओथ है, यानी कि उसका ऑलरेडी
एविडेंस दिया हुआ है, यानी कि चीफ एफिडेविट के रूप में दिया हुआ है, वो जब दोबारे खड़ा होगा तो उसको ओथ दिलाने की आवश्यकता नहीं है। चीफ के लिए ओथ दिलाने की आवश्यकता है, वो जाके सिर्फ इतना ही कहेगा कि यही मेरा एफिडेविट है, हमने शपथ पर ही एफिडेविट दिया है जो सही है। अपने एफिडेविट को पहचानेगा और खड़ा हो जाएगा। तब अगर उसका जीरा शुरू होगा, अगर जीरा के लिए बुलाया गया होगा तो उसको फिर से ओथ दिया जाएगा। जीरा में जो बोलेगा वो भी सही बोलना पड़ेगा। पहले जो ओथ दिया वो स्टेटमेंट ऑन एफिडेविट के लिए दिया कि हम जो शपथ पर बयान दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, और उसके लिए वो ओथ लिया, वो कमिश्नर के यहाँ जो नोटरी के यहाँ दिया या ओथ कमिश्नर के यहाँ जो ओथ लिया। तो शपथ पहले लेता है तब बयान देता है, तो इसीलिए उसको शपथ पर बयान लिखते हैं। अगर हाकिम के सामने कोर्ट में गवाह खड़ा होकर एग्जामिनेशन इन चीफ देता है या बयान करता है तो उसको हाकिम लिखता है एग्जामिनेशन इन चीफ टेकन ऑन ओथ। वो फॉर्म होता है डिपोजिशन का, गवाही का, उस पर छपा हुआ भी रहता है। अगर छपा हुआ फॉर्म नहीं है तो हाकिम खुद अपने हाथ से कलम से लिखता है एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ विटनेस ऑन ओथ टेकन ऑन ओथ ही लिखेगा, यानी कि शपथ पर बयान लिया गया। तो पहला दिन तो शपथ पर चीफ हो गया। अब चीफ में अगर आगे और कुछ जोड़ घटाव करना है उसको, उसी गवाह को पार्ट रहा, चीफ पूरा नहीं हुआ कोर्ट में अगर, तो दूसरा दिन जाएगा तो फिर आगे भी तो चीफ में कुछ बोलना होगा, तो फिर ओथ उसको दिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ चीफ हुआ और जीरा कोई करने वाला नहीं है तो दोबारे ओथ की आवश्यकता नहीं है। और उसी तरह से अगर एविडेंस ऑन एफिडेविट दिया गया है, एफिडेविट पर एविडेंस दिया गया और कोर्ट में गवाह खड़ा हुआ, तो वो सिर्फ कहेगा कि यही मेरा एफिडेविट है, तो उसकी कहने के लिए उसको ओथ की आवश्यकता नहीं है। और कोई जीरा करने वाला नहीं तो उसकी छुट्टी हो जाए। लेकिन अगर उसको जीरा के लिए खड़ा होना है तब उसको ओथ दिलाना होगा, तब उसका ओथ पर जीरा होगा, क्योंकि बिना ओथ के न चीफ हो सकता है न बिना ओथ के जीरा हो सकता है। तो चूंकि ये एफिडेविट पर पहले एफिडेविट नहीं होता था और लगातार एक बार चीफ हो गया, ओथ ले लिया और चीफ हो गया, लगातार घंटों 2 घंटा दिन भर जीरा चलते रहा, तो दोबारा ओथ की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मान लिया कि बीच में पूरा जीरा नहीं हुआ, कल होके फिर गवाह खड़ा होगा, तो फिर कल से जहाँ से आगे शुरू होगा वहाँ फिर ओथ लेना। ये कहने का मतलब है कि अगर एविडेंस किसी विटनेस का कंटिन्यूइंग है और कंक्लूडेड नहीं है तो पार्ट एविडेंस ओथ पर हुआ है शुरू, और अंत ओथ जब तक था अंत हुआ, और दोबारे जब फिर शुरू होना होगा तो फिर ओथ से ही शुरू होगा, इसलिए ओथ देना जरूरी हो जाता है। तो 2 तरह का सिचुएशन बना। अगर कोर्ट में गवाही के लिए गया, एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ और वो एडजॉर्न हो गया फर्दर गवाही के लिए, तो दोबारे फिर जाएगा, तो दोबारे भी वो शपथ लेगा। चूंकि 4 लाइन मान लिए बोला ओथ पर, अब उसको 4 लाइन और बोलना है दूसरा दिन, तो वो 4 लाइन भी तो ओथ पर ही बोलेगा रे। वो ओथ तो खत्म हो गया, जैसे वो विटनेस क्लोज हो गया तो वो ओथ तो खत्म हो गया, कंटिन्यू नहीं रहा। तो फिर वो फर्दर एग्जामिनेशन इन चीफ लिखाएगा ऑन ओथ, तो फिर ओथ लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एफिडेविट पर दिया है तो इसमें इतना ही फर्क है, अगर एफिडेविट पर दिया और कोई आगे उसको कुछ जोड़ना नहीं है चीफ में और न उसको जीरा करने वाला कोई है, तो वो एफिडेविट को सिर्फ कहेगा कि यही मेरा एफिडेविट है, तो उसका एविडेंस मान लिया जाएगा। यही उसका प्रावधान है। दूसरा प्रश्न है सुरेश शर्मा जी का कि कंटेंट्स ऑफ विल कैसे प्रूव करेंगे, जो दस्तखत गवाह वगैरह प्रूव कर देता है उससे नहीं होगा, कातिब जो लिखता है उसको प्रूव करना होगा। देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और एविडेंस एक्ट पर कुछ डिमांड बढ़ रहा है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर एक लेक्चर हमको देना है, उसमें और डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके प्रश्न का आंसर यही देते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का तरीका एविडेंस एक्ट में है, वो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रूव करने का नियम नहीं है। जैसे ही डॉक्यूमेंट का एक्सक्यूशन प्रूफ हो जाता है, कंटेंट्स अपने आप प्रूफ समझा जाता है कानून में। जैसे ए ने एक चिट्ठी लिखा बी को, कोई गवाह आके कहता है कि ये चिट्ठी ए का लिखा हुआ है, हम इस चिट्ठी को पहचानते हैं, ए के लिखावट को पहचानते हैं, तो वो चिट्ठी एग्जिबिट मार्क हो गया, वो प्रदर्शन में एविडेंस में चला गया, तो उसमें जो कंटेंट्स है वो अपने आप चला गया, उसको कोर्ट यूज करेगा और दोनों पार्टी यूज करेगा। अब एक चिट्ठी को प्रूव करने के लिए कौन कौन गवाह हो सकता है, तो एक गवाह वो होगा जो खुद चिट्ठी लिखा है
कि हाँ हमने ये लिखा है, मेरा लिखावट है, मेरा दस्तखत है। अगर वो व्यक्ति नहीं है तो दूसरा व्यक्ति होगा जिसके सामने लिखा गया, वो कहेगा कि हाँ ये जब चिट्ठी लिख रहे थे तो हम वहीं पर थे, मेरे सामने उन्होंने लिखा है, हम उनको लिखते देखा है और यही उनका दस्तखत है, हम पहचान रहे हैं, यही लिखावट है, पहचान। तो वो भी एग्जिबिट हो जाएगा, वो भी डॉक्यूमेंट एडमिट हो जाएगा एविडेंस में, तो कॉन्टेक्स्ट उससे भी चला जाएगा। तीसरा तरह का जो एविडेंस दिया जा सकता है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति आवेगा जो कहेगा कि ए का लिखा हुआ ये चिट्ठी है जो बी को लिखा है, हम ए का लिखावट और हस्ताक्षर दोनों पहचानते हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही साथ एक ऑफिस में काम करते हैं, एक ही टेबल पर बैठ के हम उनको लिखते पढ़ते देखे हैं, तो उनका लिखावट हस्ताक्षर हम दोनों पहचानते हैं, तो वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस है, वो भी चला जाएगा। उसके लिए 46 एविडेंस एक्ट में स्पेशल प्रावधान है, 46 और 47 में एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसके तहत वो जाता है, तो उस तरह का वो डॉक्यूमेंट्स प्रूव हो जाता। अब रहा बिल का कौन डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव होगा, उसके लिए अलग इंडियन सक्सेशन एक्ट में प्रावधान है, उसके लिए सेक्शन 63 और एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68, वो बिल का प्रोवेट का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम उन्हें डिटेल बताया है। तो इसमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसमें कि अटेस्टिंग विटनेस होता है, तो अटेस्टेशन भी प्रूव करना पड़ता है, तब कंटेंट जाता है। तो विल का उसी हिसाब से विल का पहले एक्सक्यूशन प्रूव करना होगा, और विल है जो अटेस्टेबल डॉक्यूमेंट है, विल 2 विटनेस के द्वारा अटेस्टेड होना जरूरी है, तो अटेस्टेशन भी प्रूफ होना चाहिए। तो अगर कोई विल में सिर्फ एक्सक्यूशन प्रूफ कर देता है तो प्रॉपर प्रूफ नहीं हुआ, पहले तो प्रूव करना होगा कि ए ने ये विल लिखा है, इस पर ए का दस्तखत है और लिखते समय हमने ए को देखा है, जैसे वो लेटर का प्रूफ करा, या दूसरा कि हम इनके दस्तखत को पहचानते हैं, इनके लिखावट को पहचानते हैं, वो हो गया। तीसरा ये हो सकता है कि ए जो है खुद हमको कहा था कि हमने विल लिखा है और उनके कहने पर हमने गवाही बनाया, या गवाह आके कहे कि हाँ हमने गवाही बनाया उनके कहने पर, तो एक्सक्यूशन जैसे प्रूफ होता है वैसे अटेस्टेशन प्रूफ होता है। विटनेस आके कहेगा, विटनेस भी कहेगा कि हाँ हमने देखा, मेरे सामने इन्होंने लिखा और हमको गवाही बनाने कहा, हमने उनके सामने गवाही बनाया, तो अटेस्टेशन प्रूफ हो जाएगा। या वही कहे, विटनेस आगे कहे कि ए ने एक विल लिखा बी के पक्ष में और उन्होंने बताया कि देखो यही बिल है जो हमने बी को लिखा है, इस पर आप गवाही बना दीजिए, उनके कहने पर हमने गवाही बना दिया, तो भी अटेस्टेशन प्रूफ होगा। तो कहने का मतलब है विल में 2 चीज़ प्रूव करना पड़ेगा, पहले तो एक्सक्यूशन प्रूव करना पड़ेगा, जो एक्सक्यूटेंट ने लिखा उसका लिखावट है, दस्तखत है, समझबूझ के लिखा, जानबूझ के लिखा, जो भी है, माइंड डिस्पोजल पावर, उसका साउंड डिस्पोजिंग पावर ऑफ माइंड था, ये सब जो तरीका है वो करना पड़ेगा। और अटेस्टिंग विटनेस के रूप में एक अटेस्टिंग विटनेस को आना पड़ेगा और वो आ करके कहेगा कि हमने इसको अटेस्ट किया है, मैंने हमने गवाही बनाया है, उनके कहने से बनाया है, और वो भी कहेगा कि मेरे सामने उन्होंने लिखा और उन्होंने हमको कहा और उनके कहने पर हमने गवाही बनाया, तो अटेस्टेशन प्रूफ हो जाएगा। और अगर ये कहेगा कि ए ने लिखा हमारे सामने नहीं, उन्होंने बाद में हमको बताया कि ये विल है जो हमने लिखा है बी के पक्ष में, कृपया आप इस पर दस्तखत बना दीजिए, गवाही बना दीजिए, तो उनके कहने पर हमने उस पर दस्तखत बना दिया, उनके सामने बना दिया, तो वो भी अटेस्टेशन प्रूफ हो जाएगा। और उसके साथ साथ उसको कहना पड़ेगा, 2 गवाह की जरूरत है, तो ये भी कहना पड़ेगा उस समय एक गवाह और फलाने व्यक्ति थे, उन्होंने भी दस्तखत बनाया, उस समय हम मौजूद थे, तो हम दोनों गवाह ने एक बिल लिखने वाले के कहने पर गवाही बनाया और एक दूसरे के सामने और बिल लिखने वाले के सामने गवाही बनाया, तब जाकर अटेस्टेशन प्रूफ होता है। ये उसका प्रूफ करने का तरीका। तो और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में डिटेल में फिर अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी शॉर्ट में ये 2 प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।